इमेजिन करो तुम पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर हो और तुम्हें एक लड़की की मिसिंग का केस मिलता है और तुम्हें एक चर्च के फादर पर शक है जिसे चर्च में वो लड़की जाती थी। बट तुम्हारे सारे सीनियर्स इंक्लूडिंग डीएसपी तुम्हें फादर से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करने देते। तो तुम ऐसे में क्या करोगे? अपने सीनियर्स की बात मानकर चुपचाप बैठ जाओगे या ऑर्डर्स को भूल जाओगे और कुछ भी करके इन्वेस्टिगेट करोगे? ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमारे इस कहानी के लीड एसआई आनंद के साथ हुआ। कहानी शुरू होती है एसआई आनंद से, जिसे केस के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। उसे सस्पेंड क्यों किया गया है ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हमें पता चलता है कि आनंद का हाल ही में एक जगह से ट्रांसफर हुआ है और यहाँ चार्ज लेने के बाद उसने यहाँ के सारे क्राइम्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब कुछ दिन बाद आनंद के पास और एक केस आता है जहाँ एक पिता अपनी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराता है। वो बताता है कि उसकी 3 बेटियां हैं। उनमें से एक बेटी कॉलेज गई थी अपने एग्जाम का हॉल टिकट लेने के लिए, लेकिन 2 दिन हो चुके हैं और वो अभी तक घर नहीं आई है। उस लड़की का नाम लवली है। उन्हें लग रहा था कि लवली जल्द ही उनके घर पर आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। इसके बाद लवली के पिता आनंद को उस जगह पर ले जाते हैं जहां लवली को आखिरी बार देखा गया था। लवली को आखिरी बार बस स्टैंड के पास चाय की टपरी पे देखा गया था, जिसे 2 बुजुर्ग लोग चलाते हैं और वो आनंद को बताते हैं कि इस चाय की टपरी के पीछे 2 लड़के हमेशा किसी न किसी लड़की को छेड़ते रहते हैं। उन्हें पूरा शक है कि उन दोनों लड़कों ने ही लवली को गायब किया होगा, क्योंकि उनका घर इस टपरी से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये बात सुनने के बाद आनंद तुरंत उनके घर पर पहुंच जाता है और उन्हें अरेस्ट कर लेता है। वो उनसे पूछताछ शुरू करता है और वो लड़के यहाँ पर घबरा कर सब कुछ बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमने लवली को गायब नहीं किया है, और वो बताते हैं कि उस दिन लवली जब कॉलेज से वापस आ रही थी तो उन्होंने लवली का हाथ पकड़ा था। इससे पहले कि वो लवली के साथ आगे कुछ कर पाते, वहाँ एक मछली वाला आ गया, जिसे देखने के बाद उन्होंने लवली को वहाँ से जाने दिया और लवली काफ़ी दूर निकल चुकी थी, इसलिए वो लोग उसके पीछे नहीं गए और वो घर वापस आ गए। लेकिन उन दोनों की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आनंद ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद आनंद लवली के घर पर पहुंचता है। वो देखता है कि लवली जीसस को बहुत मानती थी और वाकई में वो एक नन बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया था। साथ ही यहाँ लवली के पिता बताते हैं कि लवली अक्सर चर्च भी जाया करती थी फादर से मिलने के लिए। दूसरी तरफ पूरे इलाके में लवली की छानबीन चल रही थी। सब मिलकर लवली को ढूंढ रहे थे। यहाँ के हर एक एरिया में वो लवली को ढूंढ रहे थे। तब आनंद सोचता है कि क्यों ना एक बार फादर से भी पूछताछ कर ली जाए, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि यहाँ 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप चर्च जाता है और एक ग्रुप चर्च नहीं जाता है, और पुलिस का चर्च में जाना साफ मना है। लेकिन आनंद उसकी कोई बात नहीं सुनता और तुरंत चर्च की तरफ बढ़ जाता है फादर से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ की कम्युनिटी के लोग ये सब पहले से ही जान जाते हैं कि आनंद आने वाला है, इसलिए वो लोग आनंद को रोकने लगते हैं। लेकिन आनंद को किसी भी हालत में अंदर जाना था, जिस वजह से उनके बीच झड़प हो जाती है और उसी वक्त इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। वो यहाँ आनंद को रोक कर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस चर्च के अंदर पुलिस का जाना सख्त मना है। इस वजह से इंस्पेक्टर ऐसे आनंद को रोक लेता है। तब उनके पास एक खबर आती है कि कुएं में किसी अनजान शख्स की लाश मिली है, जो एक बोरे में है। उस बोरे को बाहर निकाला जाता है। सबको लग रहा था कि इस बोरे में लवली की लाश होगी। जैसे ही बोरे को बाहर निकाला जाता है और उस डेड बॉडी को बोरे से बाहर निकाला जाता है, तो वो सच में लवली की लाश होती है। ये देखकर लवली के पिता पूरी तरह से टूट जाते हैं और उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद जो 2 लड़के लवली को परेशान कर रहे थे, इंस्पेक्टर उन दोनों को लॉकअप में बहुत मारता है और उनसे ज़बरदस्ती कन्फेशन दिलवाता है। लेकिन यहाँ आनंद को पता है कि उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इंस्पेक्टर जो है वो फादर की साइड है, मतलब कि फादर के फेवर में है। इसलिए वो फादर के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करने से आनंद को साफ मना कर देता है। अब जिस कुएं से लवली की डेड बॉडी निकाली गई थी, उस कुएं के आसपास आनंद छानबीन करने लगता है। उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहां देखकर लगता है कि डेड बॉडी मतलब लवली को यहीं से घसीट कर लाया गया होगा। उसके बाद डीएसपी की एंट्री होती है। वो भी फादर की साइड है, मतलब कि वो भी फादर के फेवर में है। और यहाँ इंस्पेक्टर ने डीएसपी को इस केस के बारे में सब कुछ बता दिया था और डीएसपी यहाँ की कम्युनिटी के बारे में सब कुछ जानता था। इसलिए वो चाहता था कि इस केस को जल्दी से सॉल्व करें और किसी पर भी इल्ज़ाम डालकर फ्री हो जाए, वरना उनकी नौकरी भी जा सकती है। यहाँ आनंद डीएसपी को बताता है कि उसने इस केस को बहुत ही अच्छा तरह से स्टडी किया है और पता लगाया है कि लवली किस जगह से गायब हुई है, और जिस जगह से गायब हुई है वो कुआं बहुत दूर है। अगर उन्हें उस जगह से लवली को ट्रेस करना था तो वो पास वाले कुएं तक ही जा सकते थे, लेकिन वो इतनी दूर चले गए और उस कुएं के पास सिर्फ चर्च ही है, मतलब कि फादर का घर ही है। इसलिए हमें एक बार पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ डीएसपी आनंद को मुंह बंद कर देने के लिए कहता है और कहता है कि इस केस में दखल देने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है।
ये केस बिल्कुल सीधा है और इसको वो लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक कुत्ते का सहारा लिया जाता है जिसे लवली के कुछ कपड़े स्मेल कराए जाते हैं और वो कुत्ता धीरे धीरे चर्च के पास पहुंच जाता है और चर्च के बाहर खड़ा होकर भौंक रहा होता है। ये देखकर आनंद समझ जाता है कि चर्च के अंदर कोई ना कोई राज है, लेकिन डीएसपी तो फादर के फुल सपोर्टर है, इसलिए वो किसी भी पुलिस वाले को चर्च के अंदर नहीं जाने देंगे। ये सब देखकर आनंद को बहुत बुरा लग रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि आनंद के पास लवली के पिता आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आखिरी बार लवली को एक और इंसान ने देखा था जिसका नाम है सिराज। सिराज असल में एक बस कंडक्टर है और जब वो अपने काम पर जा रहा था तो उसने लवली को फादर के घर पर जाते हुए देखा था और इस बात को पूरी तरह से कंफर्म किया है। ये सुनने के बाद आनंद को पूरी तरह से शक हो जाता है कि फादर के घर में कोई ना कोई राज ज़रूर छुपा है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि फादर के घर में एक चोर घुस जाता है और ये बात फादर को मालूम चल जाती है। फादर जब उठता है तो वो चोर दरवाज़ा तोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। फादर उसका पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। अगली सुबह हम देखते हैं कि फादर अपने दरवाजे को ठीक करवा रहा होता है, लेकिन तब आनंद वही चोर के साथ आता है और कहता है कि हमने चोर को पकड़ लिया है और इसे अरेस्ट भी कर लिया है, इसलिए हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। लेकिन फादर कहता है कि मैंने इस चोर को माफ़ कर दिया है तो आपको तलाशी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आनंद को तो तलाशी लेनी ही थी, इसलिए वो उनके घर में जाता है और सब कुछ चेक करने लगता है। वहाँ उसे एविडेंस के रूप में हेयर सैंपल्स और कुछ चूड़ियाँ मिलती हैं। उन्हें देखकर लगता है कि ये ज़रूर लवली के ही होंगे। उनके बाद आनंद फादर को पुलिस स्टेशन बुलाता है क्योंकि आनंद ने इस केस के बारे में बहुत सारे राज पता कर लिए थे। आनंद ने पुलिस स्टेशन में लवली की बड़ी बहन को भी बुलाया था और अब आनंद सबको बताने लगता है कि आखिर वहाँ हुआ क्या था, क्योंकि उसे सब कुछ मालूम चल गया है। वो बताता है कि फादर का एक बेटा है जिसका नाम डैन है, जो बाहर पढ़ाई करता है और कुछ दिन पहले फादर के घर पर रहने के लिए आया था। फादर बहुत खुश थे, लेकिन अगले दिन उन्हें किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो डैन अब घर में अकेला था और उसने सोचा क्यों ना आज रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजारी जाए, इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लिया और उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि लवली की बड़ी बहन थी। तो पूरी रात डैन ने लवली के साथ गुजारी। अगली सुबह जब लवली कॉलेज से एग्जाम हॉल टिकट लेने के बाद फादर के घर पहुंची तो वहां का दरवाज़ा लवली की बड़ी बहन ने खोला। ये देखकर दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गए थे। लवली कहती है कि वो फादर को सब कुछ बता देगी क्योंकि ये सब कुछ बहुत गलत है। उन दोनों ने लवली को रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन लवली बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। इसलिए उन लोगों ने लवली का मुंह बंद करके अंदर ले जाने की कोशिश की। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उनके घर पर एक पोस्टमैन आता है, लेकिन पोस्टमैन को घर में कोई भी नहीं मिलता क्योंकि दरवाजे अंदर से बंद थे। वो सारे दरवाजे लवली की बड़ी बहन ने बंद किए थे, जबकि दूसरी तरफ डैन ने लवली का मुंह इस तरह से बंद किया था कि लवली सांस तक नहीं ले पा रही थी। इस वजह से दम घुटने के कारण लवली की जान चली गई और ये सब कुछ जाने अनजाने में हुआ था। सबसे पहले उन लोगों ने लवली की डेड बॉडी को फादर के घर में ही छुपा दिया और फिर लवली की बड़ी बहन वापस घर आ गई। यहाँ लोग बता रहे थे कि लवली बहुत देर से घर नहीं आई, शायद इस बात की टेंशन कम हो रही थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता ही है और लवली घर आ जाती है। लेकिन उसकी बड़ी बहन को अच्छी तरह से पता था कि अब वो घर नहीं आएगी। अब रात होते ही लवली की बड़ी बहन उसकी लाश को छुपाने के लिए स्पॉट पर पहुंच जाती है क्योंकि वो डैन को अकेला फंसने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन लोगों ने लाश को एक कुएं के पास ले जाके उस कुएं में उसे फेंक दिया। तो ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुका था। डैन ने ये सब कुछ किया था और कहीं ना कहीं ऑफिसर्स यहाँ आनंद को समझा रहे थे कि जब वो लोग डैन को कोर्ट ले जाए तो उसे बड़े ही आराम से ले जाए क्योंकि उनकी कम्युनिटी के लोग वायलेंस कर सकते हैं। और ऐसा ही होता है। जैसे ही आनंद डैन को लेकर कोर्ट जाता है, वहाँ बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है और नारेबाजी करना चालू कर देती है। और इसी का फायदा उठाते हुए डैन आनंद के हाथों से हथकड़ी छीनकर भाग निकलता है और जब वो भागते भागते रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचता है तो वहाँ एक ट्रेन की चपेट में आने से डैन की मौत हो जाती है। ये सब देखकर सारा इल्ज़ाम आनंद के ऊपर आता है क्योंकि आनंद उसी की कस्टडी से भागा था। इस वजह से आनंद को सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि आनंद ने इस केस को सॉल्व कर दिया था, फिर भी उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो इसी तरह आनंद ने अपना पहला केस सॉल्व कर लिया था। इसके बाद एक सीनियर ऑफिसर आनंद को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें एक केस देना चाहते हैं। हालांकि ये एक अनसॉल्व केस है। इस केस को पहले भी कुछ टीम सॉल्व करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी टीम इस केस को सॉल्व करे। तुम्हारे जितने भी लोगों पर सस्पेंशन चार्जेस लगे हैं, हम उन सभी को हटा देते हैं। इसके बाद आनंद अपनी टीम से मिलता है और उन्हें इस केस के बारे में बताता है, लेकिन उन्हें लगता है कि पहले भी इस केस पर कुछ और काम कर चुके हैं, लेकिन वो केस सॉल्व नहीं हो पाया। तो हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोशिश तो करनी ही थी। जिसके बाद वो लोग उस गांव में पहुंचते हैं जहां सुभाष नाम का एक बंदा एक स्पीच दे रहा था कि आज के बाद हम इस गांव में कभी भी कोई भी पुलिस टीम को यहाँ नहीं आने देंगे और इस केस पर काम नहीं करने देंगे, क्योंकि पहले भी कुछ टीम्स यहाँ आई हैं और उन्होंने केस सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन इसकी वजह से हमारे गांव के लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं और गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया है। इसी वजह से हम आपका साथ नहीं दे सकते। ये सुनने के बाद आनंद को लगता है कि अगर गांव के लोग ही साथ नहीं देंगे तो कौन देगा।
जिसके बाद वो नायर नाम के एक आदमी के पास जाते हैं जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। वो यहाँ उन्हें कहता है कि चाहे कोई भी साथ दे या ना दे, मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा। ये सुनने के बाद आनंद की जान में जान आती है कि कम से कम कोई तो है जो उसका साथ देने वाला है। अब यहाँ पर उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि जिसके केस के सिलसिले में वो यहाँ आए हैं। दरअसल उस लड़की का नाम श्रीदेवी है और वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ भी है। श्रीदेवी की माँ सिलाई का काम करती है, लेकिन उसके पिता श्रीदेवी की माँ को बुरी तरह से मारते हैं। इसलिए श्रीदेवी की माँ ने अपने पिता को छोड़ दिया और किसी दूसरे इंसान के साथ रहने लगी थी, लेकिन वो भी उसे मारना चाहता था। इस वजह से अब वो दोनों अकेले ही रहते हैं। यहाँ श्रीदेवी को शादी नहीं करनी थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसे भी ऐसा ही पति मिलेगा जैसा उसकी माँ को मिला है। और यहाँ एक पोस्टमैन अक्सर श्रीदेवी के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड की चिट्ठी लाया करता था जो मुंबई में रहती थी। फिर कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि श्रीदेवी को एक जंगल में मार दिया गया है और उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। ये काम किसने किया, इसका पता लगाने के लिए ही आनंद की टीम यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर नायर आनंद की टीम को सब कुछ बता देता है कि पिछली टीम ने क्या क्या गलतियाँ की और उन्हें किन किन लोगों पर शक है। उसने श्रीदेवी के बैकग्राउंड के बारे में भी सब कुछ बता दिया और ये भी बताया कि कौन कौन लोग श्रीदेवी के ऊपर गंदी नज़र रखते थे। उनमें पहला नाम सुभाष का था। सुभाष असल में गाँव का एक बहुत बड़ा आदमी है। उसके घर पर टीवी है, मतलब गांव में सिर्फ एक ही टीवी है, इसलिए उसके घर पर अक्सर श्रीदेवी भी टीवी देखने के लिए जाया करती थी। लेकिन सबको अच्छे से पता है कि सुभाष का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए सबसे पहले आनंद सुभाष को अपने पास बुलाता है पूछताछ के लिए। सुभाष से पूछा जाता है कि जब श्रीदेवी की लाश मिली थी तब वो कहाँ पर था। पूरा गाँव तो वहाँ पर था, लेकिन सुभाष कहता है कि उसे डर लग रहा था इसलिए वो वहाँ नहीं गया। आनंद फिर से श्रीदेवी के घर कुछ छानबीन करने के लिए जाता है। वहाँ जाकर उसे एक चिट्ठी मिलती है जो कि श्रीदेवी की बेस्ट फ्रेंड की थी जो मुंबई में रहती है। तो यहाँ पर आनंद सबसे पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। यहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि वो कह रही थी कि मुझे हिंदी सीखनी है क्योंकि उसे कुछ काम वगैरह करना है। और श्रीदेवी की बेस्ट फ्रेंड बताती है कि अक्सर उन दोनों की बात लेटर पर हुआ करती थी, इसलिए सबसे पहले आनंद पंचायत भवन जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि उस समय मुंबई कौन कौन गया था, लेकिन यहाँ पर वो आदमी आनंद से कोऑपरेट नहीं करता और कोई भी जानकारी नहीं देता। और जब आनंद उस लेटर को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर मुंबई से नहीं बल्कि हरियाणा से आया है। तब आनंद फिर से उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है और उसे लेटर दिखाता है। तो वो बताती है कि ये लेटर तो मैंने लिखा ही नहीं है और ये राइटिंग भी मेरी नहीं है। ये सुनने के बाद आनंद के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चलने लगते हैं और आनंद को ये बात भी हाल ही में पता चली कि श्रीदेवी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद आनंद जो है वो हैंड राइटिंग मैच करने के लिए पंचायत भवन में पहुंचता है, लेकिन पंचायत भवन का प्रेसिडेंट आनंद को रंगे हाथ पकड़ लेता है। लेकिन वो प्रेसिडेंट एक लातों का भूत था, वो बातों से मानने वाला ही नहीं था। इसलिए आनंद उसे ज़बरदस्ती करके रिकॉर्ड चेक करता है और उसे अब लेटर की हैंड राइटिंग मैच करने के लिए एक रिपोर्ट मिल चुकी थी। वो हैंड राइटिंग असल में जगदीश की है जो हरियाणा में रहता है और करुणा कारण का बेटा है। अब धीरे धीरे करके सारे राज खुलने लगते हैं। तो यहाँ आनंद ने करुणा कारण को भी अपने पास बुला लिया था और उसे भी अब पूछताछ चालू कर दी थी। आनंद यहाँ करुणा कारण को बताता है कि श्रीदेवी का मर्डर उसके लवर ने किया है, बल्कि तुमने किया है, क्योंकि तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई थी कि तुम्हारा बेटा एक नीची जाति वाली लड़की से प्यार करके उसे शादी करे, इसलिए तुमने श्रीदेवी को मार दिया। उसके बाद जगदीश का वॉइस मेल सुनाया जाता है जिसमें वो बताता है कि वो और श्रीदेवी बचपन से प्यार करते थे। उन्होंने किसी की नज़रों में नहीं आने दिया अपना प्यार, क्योंकि कोई भी उनके प्यार को सपोर्ट नहीं करेगा। अब एक दिन जगदीश के घर पर जब कोई भी नहीं था तो उसने घर पर श्रीदेवी को बुलाया और यहाँ पर वो इंटीमेट हुए थे, जिस वजह से श्रीदेवी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब काम के सिलसिले में जगदीश हरियाणा चला गया था। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे, इसलिए दोनों ने भागने का प्लान बनाया। जगदीश श्रीदेवी से कहता है कि वो उसके गांव के बाहर इंतज़ार करेगा। तो जगदीश हरियाणा से गांव की तरफ आता है और गांव के बाहर उसका इंतज़ार करता है। लेकिन उस रात जगदीश को पता चला कि श्रीदेवी की जान चली गई थी। ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से टूट गया और उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो वापस हरियाणा चला गया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद करुणा कारण ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था कि ये सब कुछ सही है, क्योंकि उसने ये सब कुछ किया था। तो आखिरकार यहाँ फिर से आनंद ने दूसरा केस सॉल्व कर लिया था, लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है। एसपी सर भी यहाँ पर आ चुके हैं और हाल ही में उन्हें पता चला कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर नायर ने एक पेड़ से लटक कर अपनी जान ले ली है। उसने एक लेटर भी छोड़ा था और उस लेटर में सब कुछ बताया था। दरअसल असली कातिल करुणा कारण नहीं है बल्कि नायर है। उस वॉइस मेल में जो आवाज़ है वो करुणा कारण के बेटे जगदीश की नहीं बल्कि नायर के बेटे आकाश की है। तो आनंद और नायर एक दूसरे को समझाने के बाद नायर बहुत अच्छे से समझ गया था कि आनंद उसका खेल समझ चुका है और श्रीदेवी का लवर भी जगदीश नहीं बल्कि आकाश ही था। उसने वो लेटर लिखा था और नायर वो सारे लेटर्स पढ़ लिया करता था। पोस्टमैन जो भी लेटर श्रीदेवी के लिए लाया करता था, नायर उन्हें चुप छुप के पढ़ लिया करता था।
और जब उसे ये बात मालूम चली कि उसके बेटे का अफेयर असल में एक छोटी जात वाली लड़की से चल रहा है, तो वो ये टॉलरेट नहीं कर पाया। एक रात जब वो दोनों भागने वाले थे तब नायर ने श्रीदेवी को मार दिया, लेकिन अब नायर को अच्छे से मालूम है कि ये बात आनंद को मालूम चल चुकी है, इसलिए उसने एक सुसाइड नोट लिखा और अपनी जान दे दी, क्योंकि उसे अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और आनंद ने अपना ये प्लान करुणा कारण के साथ मिलकर बनाया था। उसने सब कुछ करुणा कारण को बता दिया था और वो भी सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से मान गया था। तो इस तरह से आनंद ने अपना दूसरा केस पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। तो दोस्तों ये थी कहानी अन्वेषिपिन कंडेतु मूवी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह की और वीडियोस को अपनी फीड में देखने के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।